नमस्कार, गुड इवनिंग, खैर मकदम। आप सबका पुनः स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस फेसबुक लाइव क्लास में, जहां हम यूपी जुडिशरी के लिए हिंदू लॉ विषय पे बात कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और वीडियो क्लियर है, तो आप मुझे इसका इंडिकेशन रेडी या ओके टाइप करके दें। गुड इवनिंग दिव्यांशी जी, वेरी पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम, ग्रेट टू सी यू। संगम तिवारी जी, गुड इवनिंग। लिमड़ा शाहीन, बहुत दिनों के बाद आई हैं आप, कहाँ थी लिमड़ा जी? सब ठीक तो घर में? कहाँ से जुड़ी हुई हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी, रेगुलर स्टूडेंट। दिव्यांशी क्लियर, ठीक है। सौरभ वर्मा जी, गुड इवनिंग, ऑल ओके। अंकित प्रजापति, रेगुलर स्टूडेंट, वेरी गुड, ओके। तो आप सब लोग आ गए हैं, ये अच्छी बात है। संजय त्रिपाठी एज यूजुअल ऑन टाइम, ग्रेट संजय, आपका डेडिकेशन आपको ज़रूर सफलता देगा। तो आइए आज हम बिना किसी और भूमिका के सीधे अपने विषय पे आते हैं, क्योंकि कल हमने जहाँ विषय छोड़ा था वो बड़ा स्ट्रेट था, ठीक है। तो हमने कल उत्तर प्रदेश एक्ट की बात की थी, लव जिहाद एक्ट की बात की थी, और हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस एक्ट का नाम डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस इस एक्ट का नाम है। 2020 में यह लाया गया, और इसमें उत्तराखंड की तरह सिमिलरिटी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लाउज इसमें जोड़ा गया, दैट की विद इन 60 डेज आफ्टर कन्वर्जन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है, इत्तला करनी है, ठीक है। तो अब आइए, हमने 3 राज्यों में जहां ये कानून लागू हैं और 2 राज्य जहां इस पे बात चल रही है, काम चल रहा है, वो है गुजरात और आसाम। तो आपने यह भी देखा कि किस तरह से उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने इस कानून को लाया, फॉलोड बाय हिमाचल, और उत्तर प्रदेश बहुत बाद में आया, और उसका आधार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय बना इंटरफेथ मैरिज के संदर्भ में एक निर्णय देते हुए, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आधार नहीं हो सकता है, और महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना या करना या स्वीकार करना उचित नहीं हो सकता है। तो इसी फैसले के बैकग्राउंड में आलोक में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूसरे राज्यों में जो चल रहा था उन अनुभवों को देखते हुए यह कानून लाने का काम किया। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद जो चौथा राज्य था जिसने इस कानून को लाया वो था मध्य प्रदेश, और वहाँ पे यह कानून अभी आया है, दैट इज़ 9 जनवरी 2021 में। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश अभी तक में सबसे अंतिम राज्य है जहाँ यह कानून लाया गया, और इसका भी नाम उत्तराखंड और हिमाचल की तरह है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नाम चेंज किया गया, और इसका नाम मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस है। वहाँ भी ये अभी ऑर्डिनेंस की शक्ल में है, अध्यादेश की शक्ल में है, पूरे तौर पे कानून नहीं बन पाया है। तो 9 जनवरी 2021 को ये ऑर्डिनेंस के द्वारा मध्य प्रदेश में यह कानून लागू किया गया। हाँ, जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस लाया गया उस समय वहाँ के जो कानून मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने वह यह कहा कि जब भी इस अध्यादेश को कानून की शक्ल दी जाएगी तो मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद का कानून बनेगा, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनेगा, वह देश में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, उसमें सबसे ज़्यादा कड़ाई होगी, वह सबसे ज़्यादा सख्त होगा। अब देखते हैं कि वो नए प्रोविजंस क्या क्या जोड़ते हैं। आप लोग अब इंटरेस्ट लीजिए। भाई देखिए, 5 LED वहाँ है, 5 साइलेंट फीचर्स उत्तराखंड में,
इसलिए आप देखें मैं विषय को कैसे तोड़ रहा हूँ ताकि आपको बड़े आसानी से ये ग्राह्य हो जाए। तो 5 फीचर्स आपने वहाँ पे देखे कि किस तरह से नोटिस और किस तरह से जांच, पुलिस जांच इत्यादि की आवश्यकता है, किस तरह से गवाही, विटनेस, धर्म परिवर्तन इत्यादि इत्यादि की बातें हैं। यूपी ने और सख्त कर दिया इन टर्म्स ऑफ बाय ब्रिंगिंग 60 डेज पोस्ट कन्वर्जन नोटिस। अब मध्य प्रदेश कह रहा है कि वह इससे भी 2-4 कदम आगे जाएगा सख्ती के मामले में और इस कानून को और भी सख्त करेगा। तो चलिए, वो तो जब मध्य प्रदेश का कानून जब आता है, क्या प्रोविजंस आते हैं, तब की तब हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इसमें जो बातें हैं वो कमोबेश उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की तरह हैं, ठीक है। जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वहाँ भी सेक्शन 3 है, यहाँ भी सेक्शन 3 है। वह किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन की शादी की इजाज़त नहीं देता है। और ऐसा करने पे अगर इस एक्ट की सेक्शन 3 की अवहेलना की बात होती है तो मध्य प्रदेश में सजा का प्रावधान है जो 1 साल से 5 साल तक है। और यहाँ पे फीस की रकम उत्तराखंड से और हिमाचल से ज़्यादा है फाइन की रकम, कि अगर ऐसी हालत में सजा के अलावा 25,000 रुपये का फाइन भी आपको किया जाएगा, ठीक है। कानून यहाँ भी सिमिलरिटी है। जो एक्स्ट्रा फीचर है वो यह है कि इनका जो क्लाउज 8 है वो स्पेसिफिकली इस बात पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का इच्छुक है और ऐसा करते वक्त अगर वो अपने धर्म को छुपाता है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे कुछ ऐसे केस मीडिया में आए, कुछ ऐसे केस भी हुए जहाँ पे लोग अपने धर्म को छुपा लेते थे और छुपाकर वह शादी कर लेते थे और शादी के बाद पता चलता था कि एक्चुअली में वास्तव में उनका धर्म क्या है, ठीक है। पहले वो एक और धर्म के फॉलोअर बन करके उस धर्म के रीति रिवाज या उसके कानून के तहत वो शादी कर लेते थे और करने के बाद उनके असली धर्म का पता लगता था। तो मध्य प्रदेश ने इस बात को नोट लिया और कहा, मतलब आप देखो यहाँ पे ये एक्ट उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से एक कदम आगे जा रहा है। वहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो सूचना देनी है, नोटिस होना है, इंक्वायरी होनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात पे कोई रोक नहीं है कि अगर मैं झूठ बोल देता हूँ और झूठ बोल करके मैं शादी कर लेता हूँ, ठीक है। There are sections in CRPC and IPC जिसके तहत इस अपराध को की सजा हो सकती है, बहुत सारे सेक्शंस इसमें लग सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस मद में कोई कानून नहीं है। तो मध्य प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस है वो एक कदम आगे जाता है उत्तर प्रदेश के कानून से या ऑर्डिनेंस से, और वो ये कहता है कि अगर कंसीलमेंट भी है, देखिए बाकी मामलों में तो उत्तर प्रदेश की तरह है कि आपको नोटिस देनी है, 60 डेज का डिक्लेरेशन देना है, लेकिन वो एक और प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है। मध्य प्रदेश का जो अध्यादेश है वह एक और जो समाज में परिपाटी या जिस तरह के अपराध देखने को आए उस पे अंकुश लगाने की बात करता है, और वो स्पेसिफिकली उसका सेक्शन 8 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेक्शन 8 और सेक्शन 5, अभी कंफर्म कर लेते हैं। तो उस सेक्शन में वो कहता है कि अगर आपने किसी एक धर्म के व्यक्ति ने जो किसी दूसरे धर्म में शादी करता है और अपने धर्म को वो छुपा लेता है, वो बताता ही नहीं है, वो कंसील कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश का कानून है वो क्या करेगा, वो ये कहता है कि इन दैट
केस जो हमारे यहाँ प्रावधान है वो ये है कि ये पनिशबल ऑफेंस होगा। कंसीलमेंट ऑफ योर ट्रू रिलीजन इज अगेन ए पनिशबल ऑफेंस, जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल या आपके उत्तराखंड के कानून में बात नहीं है। वहाँ तो वो प्रक्रिया बताई जा रही है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक कदम आगे जाता है और कहता है कि अगर आप धर्म छुपा करके शादी करते हैं और यह बात पता लगती है तो दिस इज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट इज ए संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरे एक्ट जो हैं, जो 3 राज्यों के एक्ट हैं, वो साइलेंट हैं। किस मामले में साइलेंट हैं? वो इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के मामले में साइलेंट हैं। उस एक्ट में देखिए, आप लोग सब हिंदू लॉ के विद्यार्थी हैं, हमने सब बातें कर ली, शादी कैसे नलीफाई होगा, क्या अपराध हुआ, लेकिन जब तक ये केस चलेगा या इस केस के दरमियान या इसके बाद अगर उससे कोई संतान आ जाता है या वाइफ ही है, तो उसके मेंटेनेंस, भरण पोषण का क्या होगा? ये भी तो एक सवाल है, मानवीय सवाल है कि कहीं किसी साजिश के तहत बड़गला के, फुसला के, झूठ बोल करके शादी हो गई। अब ठीक है, वो एक अपराध हो गया, तो सारे सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए, उसके लिए वो आदमी जेल चला गया या उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जो बच्चा है उसका क्या कसूर? उसके लालन पालन का क्या होगा? या इन दी प्रोसेस में वो जो लड़की है वो विक्टिम हो जाती है, उसको मतलब उसके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है, तो उसका क्या होगा मेंटेनेंस का? तो जो मध्य प्रदेश का कानून है वह इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और जो बच्चा पैदा होगा, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज, उनका क्या लीगल स्टेटस होगा, इसकी भी बात करता है। तो इस तरह से ये 3 राज्यों के कानून से अलग हो जाता है। और वो पहला क्या कहता है कि देखिए, मैरिज लॉफुल हो तो ऑब्वियस है, अगर मैरिज अनलॉफुल भी है फॉर ए मोमेंट, लव जिहाद के तहत ये मैरिज अनलॉफुल है, वो कुछ किसी प्रोविजन का फॉलो नहीं हुआ, तो इसके बावजूद जो मध्य प्रदेश का कानून है वो ये कहता है स्पष्ट तौर से कि जो उससे संतान पैदा होगा वो अनलॉफुल नहीं होगा, वो लेजिटिमेट होगा। उसको एक बच्चे के वो सारे कानूनी अधिकार जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं या मिलने चाहिए, वो मिलेंगे। उसके स्टेटस पे कोई भी सवाल नहीं उठेगा या उठाया जाएगा। पहली बात तो वो ये कहता है, ये चाइल्ड born out of a marriage involving unlawful religious conversion shall be deemed legitimate। शादी भले ही अनलॉफुल, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करके की गई हो, लेकिन उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसके कानूनी स्टेटस पे कोई भी सवाल नहीं होगा। ये भी सेक्शन 8 आगे कहता है कि चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, तो जब उसको वो कानूनी हक होगा तो ये सेक्शन 8 उसको और आगे जाके स्पष्ट कर देता है। वो ये बातें करता है कि पहला, उसके सारे इनहेरिटेंस के राइट, उसके सक्सेशन के राइट, वो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये 2 धर्म के लोग हैं, तो हमने अगर हिंदू लॉ पढ़ा था, अगर आप पुराने कानून, आप लोग क्लासेस याद हो, जो लोग थे या जिन लोगों ने पुराने वीडियो सुना है, वहाँ पे मैंने ये कहा था कि वाइल, और बहुत सारे केस लॉ भी हमने डिस्कस किए थे, कि वाइल डिटरमाइनिंग द रिलीजन ऑफ दिस चिल्ड्रन, it is not necessary to take into the account of the religion of the father। जब बच्चे के धर्म का निर्धारण होगा तो यह आवश्यक नहीं है, यह किसी तरह से
बाउंडेशन नहीं है एक्ट में कि वह मजबूर है अपने पिता के धर्म को लेने के लिए इंटरफेथ मैरिज के संदर्भ में। ठीक है, उसको स्वतंत्रता है और वो सब मैंने विस्तार में डिस्कस किया था कि वो कौन से रिलीजन में होगा, कैसे होगा और क्या माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो उसके इनहेरिटेंस राइट होंगे, जो उसके सक्सेशन राइट होंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी inheritance and succession right of the religion of the father। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पिता मुस्लिम है और माँ हिंदू है तो शादी अवैध है, गैर कानूनी है, बिकॉज जो एक्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट उसका पालन करके शादी नहीं हुई है। तो इसके बावजूद जो उससे बच्चा अगर आया है, बॉर्न हुआ है, उस संबंध के का परिणाम एक बच्चा है, तो बच्चा कानूनी है और उसको वो तमाम कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक और किसी भारत के नागरिक को। तो फिर सवाल उठता है कि जब हम कह रहे हैं कि उसको वो सारे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, तो आखिर हमारे यहाँ इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस तो धर्म के आधार पे तय होता है कि अगर हिंदू है तो उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा, अगर मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम सक्सेशन एक्ट लागू होगा। तो ऐसे हालात में इस बच्चे पे कौन सा कानून लागू होगा? समझ गया? मैं इसको स्पष्ट करके तोड़ करके आपको बता रहा हूँ। आज आपकी संख्या कम है, कल मैंने कहा यहाँ आने से रिवार्ड मिलेगा तो लोग भाग गए। हाँ, लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं है योगी आदित्यनाथ और लव जिहाद का कानून को कैसे तोड़ेंगे। लेकिन आप बने रहिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टिप देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पष्ट करता है यह कानून सेक्शन 8 कि वो बच्चे पे जो पिता का धर्म होगा, अगर पिता मुस्लिम है, अगर पिता हिंदू है, तो उस कानून के तहत वो सक्सेशन और इनहेरिटेंस के लिए एलिजिबल होगा। और इसके साथ ही साथ वो जो पत्नी है, वो जो महिला है, वह भी मेंटेनेंस की अधिकारी हो, वह गुजारा भत्ते के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये सारी बातें उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कानून में नहीं। यहाँ पे ये डिफरेंस है। मध्य प्रदेश का अभी कानून नहीं है, अध्यादेश है, वो कानून लाने की बात कर रहे हैं। देखते हैं, जनवरी में आया है तो उस हिसाब से तो 6 महीने पूरा हो गया है। मैं अभी लेटेस्ट स्टेटस चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि ऑर्डिनेंस को इन्होंने अगले 6 महीने के लिए प्रोमोगेट कर दिया होगा, नहीं तो बड़ी खबर बनती और मैं ज़रूर उससे फसा लिख रही हैं सर, लेकिन दोनों तो CRPC 125 से ही होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आपका सवाल, आप सवाल को स्पष्ट कीजिए। हाँ, ठीक है। अब जो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, इस तक तो पूछ सकता है चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये तो हमने अभी तक बात की कानून की। ये कानून कहाँ है? किताब। अब हम लॉ के विद्यार्थी हैं, हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, या हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, किताब में जो कानून है वो अलग है, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो अलग है। तो ये सारे कानून महज अगर हम देखते हैं तो 2018 से इसका अस्तित्व में ये आते हैं उत्तराखंड के द्वारा। तो 18 से आज हम 21 में खड़े हैं। मोटे तौर पर 23 साल इन कानूनों को हो गया लागू हुए अलग अलग राज्यों में। कहीं तो बहुत अभी 6 महीने पुराना है, मसलन मध्य प्रदेश में। तो आइए, ये कानून ज़मीन पर कितने कारगर साबित हो रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह की संवैधानिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हम संक्षेप में गौर कर लेते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में इस कानून को लागू हुए 3 साल हो गए। इस 3 साल के दरमियान में मोटे तौर पर 5 या 6 लोगों के खिलाफ इस कानून में उत्तराखंड में कार्रवाई हुई। कार्रवाई का आधार क्या था? कार्रवाई का आधार सेक्शन 3 का फॉलो करना नहीं था कि नोटिस पीरियड को वहाँ पे इंटरफेथ कपुल ने फॉलो नहीं किया था इन 4-5 मामलों में। ठीक है, मैं स्पष्ट हूँ। तो ये 4 अरेस्ट वहाँ हुए, ये 4 कार्रवाई वहाँ पे हुई। ठीक है, ये कब हुआ? कोई ऐसा नहीं था कि पुलिस ने खुद से जाके कार्रवाई कर दी या चीज़ें वहाँ पे लाई गई। ये तब हुआ जब उत्तराखंड के हाई कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास एक मुकदमा आया इंटरफेथ कपुल का, जिसमें उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, दोनों कपुल ने खतरा बताया और अपने जान माल की सुरक्षा उसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके मांगी कि भाई हमें जान माल को डर है, हमें अपने रिश्तेदारों से डर है, हमें अपने पेरेंट्स से डर है और हमने शादी की है, हम बालिग हैं और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, हमने शादी कर ली है। तो कोर्ट ने जब यह पाया कि ठीक है आपने शादी कर ली है, आप बालिग हैं, लेकिन आपने जब शादी की है तब यहाँ लव जिहाद का कानून, रिलीजन ऑफ फ्रीडम एक्ट लागू हो चुका। तो ऐसी अवस्था में दिस बीइंग ए इंटरफेथ, 2 धर्मों का सवाल था, तो क्या आपने एक्ट को फॉलो किया? तो बाकी चीज़ तो प्रूव नहीं हो पाई कि विश्वास है रिलीजन में कि नहीं है। लड़की ने कहा कि जी हाँ विश्वास है, उसके ऊपर कोई फोर्स, कोई प्रलोभन, कोई टेम्पटेशन वगैरह वगैरह इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। उसने अपनी मर्जी से धर्म कबूल किया है, परिवर्तन किया है और शादी की है। और शादी डिफ़ॉल्ट है, बाई प्रोडक्ट है। शादी, धर्म परिवर्तन शादी के लिए नहीं किया गया है। जब इस तरह का बयान लड़की की तरफ से आया तो वो क्या कर सकता था या राज्य सरकार क्या कर सकती थी? तो तब वहाँ पे नोटिस की बात उठाई गई कि अंडर द एक्ट यू आर सपोज टू गिव ए रिटन नोटिस टू योर लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिफोर गेटिंग मैरिड। हैव यू डन दैट? नाउ दिस इज वन थिंग विच कांट बी हिडन, विच कांट बी क्रिएटेड इन बैकडेट, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस इन्वॉल्व है। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने इसको मौलाना, मौलवी, आर्य समाज की मंदिर जहाँ पे रिकॉर्ड फर्ज होने की संभावना है, बीइंग ए नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, उससे हटा करके उसके इन एडिशन टू डैट इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी ये अधिकार और इन्फॉर्म करने का प्रावधान किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पाया गया कि एक्ट का ये जो नोटिस वाला सेक्शंस हैं वो वायलेटेड है। ठीक है, और इसलिए यह शादी ही अवैध है और ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन देने का सवाल तो दूर है, रादर हस्बैंड और वाइफ दोनों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और उस रिलीजियस लीडर के खिलाफ भी मुकदमा कायम हुआ। आप याद रखिएगा, मैंने कहा है कि जो एक्ट को बिना फॉलो किए कन्वर्जन कराएगा पंडित या मौलाना, वह भी सजा का इस एक्ट के तहत अपराधी है। तो उत्तराखंड में क्या हुआ इन 4-5 केस में? पति पत्नी साथ में जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कराया था वह, और आप याद रखिएगा एक्ट में यह भी था कि इस धर्म परिवर्तन और शादी में जो कोई साथ देगा, जो सहयोग करेगा, वह भी अपराधी बनेगा। एक्ट को फिर से एक बार सुन लीजिएगा वो वीडियो या पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो पति था उसके चाचा ने उस लड़के का साथ दिया था, तो इन 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। ठीक है, सो दैट इज एज फार एज द उत्तराखंड इज कंसर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो
उत्तर प्रदेश में यह देखा गया, यह देखा जा रहा है कि इस कानून का, भले वो उत्तराखंड के बाद आया, हिमाचल के बाद आया, लेकिन सबसे ज्यादा तीव्रता से या सख्ती से इसका पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, और ऐसा देखा गया और इसमें आरोप भी लग रही है इस सरकार पे कि भाई इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है और लोगों को शादी के मंडप से भी आधी रात को इस एक्ट के बहाने पुलिस उठा के ले आ रही है और ला रही है, जो कि गलत है और एक तरह से मतलब एक खास समुदाय विशेष को इसमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसी आलोचना उत्तर प्रदेश सरकार की इस एक्ट को लेकर के हो रही है। इस एक्ट में जो पहला अरेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ वो दिसंबर 2020 में हुआ। ठीक है, जहां पे कि एक पिता ने पुलिस के, ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा जा रहा है, जो आया है, जो फैक्ट है केस में, कि पुलिस के कहने से पिता ने ही खुद अपने दामाद, मतलब जिससे उसकी लड़की ने शादी किया था, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया कि इस लड़के ने मेरी बेटी को बहला फुसला के, झूठ बोल के, टेम्प्ट करके, दोस्ती करके, पहला तो धर्म परिवर्तन कराया और दूसरा उसके ऊपर शादी कर ली। तो ये पहला मुकदमा दिसंबर 2020 में पिता के द्वारा लॉन्च कराया गया अपने सन इन लॉ के खिलाफ, जिसमें आरोप था वही टेम्पटेशन, फोर्स, ये सब मालूम है, ये सब वायलेशन है एक्ट में। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि एक्ट की बाकी चीज़ें पूरी थी, बाकी फीचर्स जैसे नोटिस का पीरियड, कन्वर्जन का पीरियड, डीएम को इंक्वायरी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूरी थी। लेकिन पिता ने जब ये कह दिया कि धर्म परिवर्तन जो है वही फ्रॉडलेंट था, वही कोर्सिव था, वही अंडर फोर्स था, वही अंडर ल्यूरमेंट था, तो भी आपको मालूम है कि इनमें से वो 8 एलिमेंट थे, आप याद रखिएगा। उनमें से अगर कोई भी एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि धर्म परिवर्तन करते वक्त ये चीज़ें का इस्तेमाल हुआ है, तो वह धर्म परिवर्तन ही गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसी स्थिति में शादी तो स्वाभाविक तौर पे गैर कानूनी हो जाएगी। तो अगर हम जनवरी 2021 तक बात करें और जो डाटा मैं उपलब्ध करा पाया या जो मुझे उपलब्ध हो पाया है, तो अब तक उत्तर प्रदेश में 91 मुकदमे इस एक्ट के तहत पुलिस ने कायम किए हैं और उन 91 मुकदमे में अब तक 54 लोग अरेस्ट किए गए या अरेस्ट हुए हैं। हाँ, यह ध्यान देने की बात है कि अरेस्ट होने वाले लोग, ये मुकदमे 91, अरेस्ट 54, उसमें मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स, ये उनके खिलाफ हुआ है इंटरफेथ मैरिज के सिलसिले में, जहाँ की लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का आपका स्टेटस है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि इस पे जो दूसरा समुदाय है, जो दूसरा वर्ग है, जो इस कानून का विरोधी वर्ग है, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कह रही हैं ये कुछ नहीं है, ये महज एक तमाशा है और ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो दूसरे धर्मों में शादी करने में इच्छुक रहते हैं, जिसकी इजाज़त स्पेशल मैरिज एक्ट, भारतीय संविधान, भारतीय कानून देता है। ये उनका इस कानून के विरुद्ध में तर्क है, अपना आरोप है कि जब दो लोग एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उसमें पेरेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसमें पिता की या घर वालों के रजामंदी होनी आवश्यक नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि खास करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें यहाँ तक भी कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि साहब ऐसी शादियाँ जो बरसों पहले हो चुकी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है।
जब ये कानून नहीं था, लागू नहीं हुआ, उसके पहले अगर कोई इंटरफेथ मैरिज है तो किसी ने कंप्लेन कर दी, थाने में बता दिया दुश्मनी वगैरह से, तो उनको भी उठा के पुलिस ले आ गई। ठीक है, और आपको तो मालूम है FIR अगर कायम हो गई तो ये तो आप कोर्ट में प्रूफ करते रहिए, फिलहाल तो आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो इस तरह के भी आरोप हैं। ठीक है, जिसमें एक बड़ा चर्चित केस हुआ उत्तर प्रदेश में कि जहाँ पे एक हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप समझते हैं, वो शिवसेना, बजरंग दल, इस तरह की कोई हिंदू सेना, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, उन लोगों ने एक 22 साल की महिला को ज़बरदस्ती उठा लिया और थाने लिया। वो शादी पहले हो चुकी थी और उसको तो लाए ही लाए, उसके हस्बैंड को भी ले आए थाने में ज़बरदस्ती और हस्बैंड के भाई को भी ले आए, और आरोप लगा दिया कि यह शादी लव जिहाद है, यह शादी इस लड़की के बिना रजामंदी के धर्म परिवर्तन करके की गई है। अब लाओ अपने फोर्स में आए। बहुत चर्चित केस है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ऐसे हालत में जब तक फैसला नहीं हो जाता है तो लड़की को शेल्टर होम में भेज दिया गया और जो उसका पति था उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके भाई को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और यह केस इसलिए चर्चा में आया कि जिस वक्त ये सारा कुछ उस हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया और थाने लाए उस लड़की को और उसके पति को अरेस्ट किया, और जो भी आरोप है तरह तरह के, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन जो नतीजा निकला वो ये था कि थाने से शेल्टर होम ले जाते वक्त वह जो लड़की थी 22 साल की, जिसकी शादी इस एक्ट के लागू होने से पहले हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ रह रही थी, उसका मिसकैरेज हो गया, उसका गर्भपात हो गया। तो इस मामले ने बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज़्यादा तुल पकड़ लिया, मीडिया वगैरह में ये बातें उछलने लगी और इस तरह से कहा गया कि किस तरह से इस एक्ट का दुरुपयोग योगी सरकार, वर्तमान सरकार या पुलिस, राज्य की पुलिस कर रही है। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ यूपी इज कंसर्न। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी देखने में आई कि ठीक है जी, एक्ट है, एक्ट के तहत अगर किसी ने जुर्म किया है तो आप उसको सजा दें, लेकिन ज़बरदस्ती का क्या मतलब है। वहाँ पे एक महिला एक दिन अचानक थाने आई और थाने आने के बाद एक जो मैरिड मुस्लिम आदमी था, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहे थे। फिर भी एक महिला ने आके थाने में यह कंप्लेन दिया कि यह व्यक्ति जो है उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करे और उससे शादी करे। तो सवाल ये था कि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसने इस चार्ज को डिनाई किया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन ठीक है, FIR वहाँ भी हुई, कार्रवाई वहाँ भी की गई। तो ये कंट्रोवर्सी वहाँ पे देखी गई मध्य प्रदेश में, और जब से मध्य प्रदेश में मतलब 6 महीने पहले ये कानून आया है तब तक अब तक वहाँ पे 4 मुकदमे इस एक्ट के तहत कायम हुए। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द एक्ट इन शॉर्ट। अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो मैंने आपको एक्ट सिद्धांत में, किताबों में उसके फीचर्स बता दिए। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर यहाँ पे सवाल नहीं है तो आप में से किन्हीं ने, मुझे नाम याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वैसे ये सवाल बनता भी है, इज दिस एक्ट इज द वायलेशन ऑफ, और इज दिस एक्ट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या यह कानून संवैधानिक है? क्या राज्यों को ऐसा कानून बनाने का हक है? क्या राज्यों ने संवैधानिक सीमा के तहत इस कानून को बनाते वक्त एक्ट किया है?
कि जब एक तरफ संविधान की आर्टिकल 21 हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करती है, हम एडल्ट होने के बाद हमें अपने मर्जी से शादी करने का हक और हकूक और अधिकार देती है, तो आप किस तरह से मुझे धर्म परिवर्तन करके शादी करने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा है राज्यों में, 4 राज्यों में, तो सवाल बनता है कि क्या यह भारतीय संविधान का उल्लंघन है, क्या यह एक्ट भारतीय संविधान के भावनाओं के खिलाफ है, या उसके कंट्रावेंशन में है, या इन कॉन्फ्लिक्ट है। और कुल मिला के मैंने विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया जैसे आपको घुमा करके यह सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में लव जिहाद का कानून कहाँ स्टैंड करता है? अगर आप नहीं जानना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, हम फिर केजरीवाल और योगी जी पे आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सीरियस है, मैं देख रहा हूँ आज फेसबुक से गायब हैं लोग, सीरियस टॉपिक है। 18 लोग हैं, कल 40 लोग थे आप लोग यहाँ लाइव में। तो इस सीरियस टॉपिक की तरफ कंस्टिट्यूशनली वेयर दीज एक्ट्स स्टैंड्स, कहाँ पे ये संवैधानिक रूप से राज्यों के, चारों राज्यों के कानून खड़े होते हैं, पाए जाते हैं, क्या इसकी चर्चा यहाँ पे आवश्यक है मैं करूँ? वैसे एक सवाल भी बनता है। ठीक है, संजय जी कह रहे हैं यस, आलोक जी कह रहे हैं यस, कुलदीप मौर्य जी कह रहे हैं यस, सब लोग कह रहे हैं यस। और चलिए अच्छी बात है, 2 लोग और बढ़ भी गए। ठीक है, 18 से आप लोग 20 हो गए, तो कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्थिति है vis-a-vis the Constitution of India and these Love Jihad Act promulgated by different state governments. I mean the 4 state governments. इनका फेट क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में ये एक्ट लागू रह पाएगा या ये एक्ट खत्म हो जाएगा? अगर ये संविधान के कंट्रावेंशन में है तो फिर तो ये लागू नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि संवैधानिक तौर पर यह एक्ट कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा होता है, किस स्ट्रेंथ पे खड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे हाई कोर्ट्स में इस एक्ट के खिलाफ पिटीशन लगा दिया गया है, जहाँ पे उसका मुख्य आधार यही है कि साहब ये एक्ट जो है संविधान की मूल भावनाओं में छेड़छाड़ है, उसके खिलाफ है। क्योंकि संविधान हमें दोनों बात की इजाज़त देता है, अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुनने की और अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन करने की, और अनेकों बार, नॉट नेसेसरी एक बार। तो ऐसी अवस्था में आप किस तरह से ये कानून ला करके हमें शादी करने मर्जी से और हमें अपने मर्जी से अपना धर्म बताने पर रोक सकते हैं? जो इस पिटीशन में आरोप लगाया गया है, पहला कि दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा जो मैंने उदाहरण दिया। अब आपको समझ में आया मैंने ये उदाहरण क्यों दिए ग्राउंड पे? मैं बेस तैयार कर रहा था यहाँ पहुँचने की, ताकि आपको अब असुविधा नहीं हो। तो दूसरा आरोप लगाया गया है कि वो मिसयूज ऑफ दिस रूल। ठीक है, ये भी तो बनता है ना कि अगर आपने, ठीक है, रेप का एक कानून है या डोमेस्टिक वायलेंस का एक कानून है, मैं अपराध करूं तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जैसे दहेज कानून में भी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ये सवाल बार बार उठता है ना कि भाई उसका लड़कियां या लड़की के घर वाले दुरुपयोग करते हैं, तो कोर्ट ने भी इस पर कई बार सख्त टिप्पणी की है। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस भी किए बाद में एक्ट में। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ों को आधार बनाया गया है व्हेन दिस एक्ट वाज चैलेंज, और ये चैलेंज कि पहला, दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है। दूसरा, इसका एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ भारी संख्या में मिसयूज हो रहा है। मिसयूज के कुछ उदाहरण इसीलिए मैंने आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि से कोट कर दिए, जो हाईली रिपोर्टेड केसेस हैं मीडिया में। तो इन दोनों बातों का हवाला देके ये बहुत सारे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में दिस एक्ट इज चैलेंज्ड, जहाँ पे मुकदमा अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है। मैंने कहा था कि खास करके उत्तर प्रदेश का जो एक्ट बना वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक इंटरफेथ मैरिज में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया
उसको आधार बनाकर ये वो सरकार ने एक्ट लाया। अब मैंने कहा था, आपको याद होगा, अब नवंबर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने उस फैसले को उलट देता है। ठीक है, आप सब इलाहाबाद वाले हैं, उत्तर प्रदेश जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट आपके लिए कि एक्ट का आधार ही जो कानून, जो फैसला था हाई कोर्ट का जिसमें ये बेस था, अपने उसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2020 में ओवरटर्न कर दिया। अपने पहले फैसले में उसने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जा सकती। शादी के लिए धर्म परिवर्तन टोटली अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और उसी को आधार बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने यह एक्ट, अध्यादेश लागू किया था। लेकिन जब यह फैसला आया हाई कोर्ट का और इधर यह एक्ट आया, तो कोर्ट में इस तरह के कई और मामले पहले से विचाराधीन थे। एक केस में तो फैसला आ गया, लेकिन दैट वाज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। देयर वर मेनी अदर केसेस देयर इन द केस इंटरफेस, जहाँ कोई प्रोटेक्शन मांगने आया था, जहाँ किसी के माँ बाप ने आरोप लगाया हुआ था, जहाँ पुलिस शादी के मंडप से उठा लाई थी, वगैरह वगैरह, जहाँ पे कहीं वैसिंग ऑफ FIR का भी केस हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन था कि भाई हमने तो सारा कुछ फॉलो किया है, हमारे खिलाफ FIR क्यों लगाई गई। तो ऐसे बहुत सारे मुकदमे कोर्ट के पास विचाराधीन थे। तो उन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा, वो मुकदमा क्या था, यहाँ पे एक व्यक्ति को इस एक्ट में अरेस्ट किया गया और इस व्यक्ति पे आरोप किसने लगाया था, वह उसके मित्र की पत्नी ने लगाया। मित्र की पत्नी का क्या आरोप था, वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था और मित्र की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि फला फला मुझसे जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहते हैं। उसके इस कंप्लेंट पे आपको मालूम है FIR की, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। पुलिस के पास कंप्लेंट आई, पुलिस के पास अगर पुलिस ईमानदारी से एक्ट करे और सुप्रीम कोर्ट के उस लॉ को पालन करे तो उसको FIR रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन चालू करना है। तो पुलिस ने उसका FIR ले लिया। तो यहाँ पे जो एक्यूज था उसने इस आरोप का पूरी तरह से खंडन किया, पूरी तरह से इसको मनबदक बनाया और कहा कि यह मुकदमा मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए कायम किया गया है क्योंकि मैंने अपने मित्र से उधार की रकम वापस मांगी। सो बेसिकली इट वाज ए सिविल डिस्प्यूट, यह एक लेन देन का मामला था दो मित्रों के बीच में। इत्तेफाकन वो दो डिफरेंट समुदाय के थे। तो अब सच क्या है इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुकदमे की फैक्ट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये दो समुदाय के होने के कारण वह व्यक्ति जो इसमें आरोपित था, जो अरेस्ट हुआ, वह शादीशुदा था, फिर भी उसके मित्र की पत्नी ने यह आरोप लगाया, सिमिलरिटी विथ दैट मध्य प्रदेश केस। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था मुकदमा, एक शादीशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक स्त्री ने कायम करवाया था। तो यहाँ भी एक शादीशुदा व्यक्ति ने के खिलाफ एक शादीशुदा औरत ने मुकदमा लिखवाया कि यह व्यक्ति मेरे से शादी करने का दबाव बना रहा है और मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। तो लव जिहाद एक्ट के तहत यहाँ पे मुकदमा कायम हो गया। ठीक है, और यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आया, जहाँ पे कि जो एक्यूज था उसने चार्ज को पूरी तरह से डिनाई किया और कहा कि नहीं, यह आपसी लेन देन का मामला है। तो इसके अलावा जो एक्यूज की तरफ से विद्वान अधिवक्ता पेश हुए, उसने
इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया, जिस पर मैं बार बार आपसे पहले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर मुकदमा तो गलत फैक्ट्स जो है वो अपनी जगह है, इसके अलावा भी जो दूसरी समस्या है वो समस्या ये है कि जिस एक्ट के तहत यह मुकदमा कायम किया गया है वो एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो इवन दिस एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट वाज चैलेंज्ड in इलाहाबाद हाई कोर्ट। और विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जब भारत सरकार, जब भारतीय संविधान इंटरफेथ मैरिज को अलाउ करती है, और न सिर्फ अलाउ करती है बट इसको संपन्न होने के लिए बिना रोक टोक के पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना वो स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रावधान है, तो उससे संविधान की नियति, इंटेंशन, भावना सब कुछ पता चलता है। तो ऐसी हालत में इस एक्ट का क्या मतलब है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह जो एक्ट है वह महज धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है, धार्मिक सौहार्द को समाज के बिगाड़ता है और एक तरह का विभाजनकारी कानून है, इसलिए इसको अविलंब रद्द किया जाए और हमारे वकील को बाइज्जत इस मुकदमे में बरी किया जाए, बोथ ऑन द ग्राउंड ऑफ wrong facts and to this being an unconstitutional act, जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने अब इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए दो काम किया। सबसे पहले तो जो आरोपी था उसके अरेस्ट पे रोक लगा दी इमीडिएटली, कहा यह अरेस्ट इलीगल है और इस व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा फैसला हाई कोर्ट ने दिया वो पुलिस से यह कहा कि आप इस व्यक्ति को के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और एक तरह से FIR क्वैसिंग की मोड में इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे बढ़ गया। अब जो पिछला मुकदमा था जहां पे कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जा सकती, अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने फैसले को पूरी तरह से उलट दिया। जो हाई कोर्ट की वो पंक्तियां हैं जो ऑर्डर शीट में उसने लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके सैद्धांतिक समझ के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं उसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट क्या कहता है? आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैलेंज किया माननीय विद्वान अधिवक्ता ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि भारतीय संविधान के भावनाओं के अनुरूप नहीं है यह एक्ट। सो द हाई कोर्ट कोट्स the article 25 of the Indian Constitution provides that all the persons are equally entitled, सभी व्यक्ति समान रूप से entitled हैं किस चीज़ के लिए? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अपने आत्मा की आवाज़ सुनने को, एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अपनी आत्मा की आवाज़ पर हर व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र है अपनी मर्जी का धर्म का प्रचार करने के लिए, अपनी मर्जी के धर्म का पालन करने के लिए, अपनी मर्जी के धर्म का धारण करने के लिए। और आगे वो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, अगर उससे कोई पब्लिक न्यूसेंस कायम नहीं हो रही है, उससे किसी तरह के दूसरे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वहाँ तक उसको पूरी स्वतंत्रता है। मोरलिटी क्या कहेंगे, नैतिकता प्रभावित नहीं हो रही है, या किसी के स्वास्थ्य को आप प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
उसमें से किसी एक की अवहेलना नहीं है, तो ए पर्सन इज एब्सोल्युटली फ्री। वो आगे कहता है कि इस केस की को देखते वक्त, इस पे विचार करते वक्त यह पाया गया कि देयर इज नो मटेरियल एविडेंस in front of us to prove that the accused has used any kind of force, coercive process to convert the religion of the petitioner wife and the informant. कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पिटिशनर है वह कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने किसी तरह के शक्ति का, फोर्स का, कोर्सिव एक्शन का इस्तेमाल किया है। जो व्यक्ति यहाँ पे इन्फॉर्मेंट है जिसने इस एफआईआर दाखिल करवाई है, उसकी पत्नी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने के लिए। कोर्ट आगे कहता है अपने फैसले में, विक्टिम जो है, जो एक्यूज है, वो एडमिटली एडल्ट है। जो महिला है यहाँ पे, जो विक्टिम है, वह एडल्ट है और उसको अपने बेहतरी की पूरी समझ है। वो कोई बच्ची नहीं है, वो कोई अवयस्क नहीं है, वह कोई बालक नहीं है कि उसे बहलाया फुसलाया जाए। सो देयर इज नो कोर्सिव एक्शन, देयर इज नो टेम्पटेशन, देयर इज नो ल्यूरमेंट ऑल्सो। वो आठों चीज़ों को कोर्ट डिनाई करता है, बिकॉज आपको मैंने बताया वो 8 एलिमेंट हैं धर्म परिवर्तन में। अगर उनमें से किसी एक को भी प्रूव किया जा सकता है या कर दिया जाता है तो वो धर्म परिवर्तन गैर कानूनी हो जाता है। तो कोर्ट आगे कहता है कि सी बीइंग फुली एडल्ट, सी अंडरस्टैंड्स हर वेल बीइंग, वो अपनी भलाई भली भांति समझती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के एल्यूरमेंट या टेम्पटेशन की भी बात नहीं है। वो कोर्ट आगे कहता है कि जो इन्फॉर्मेंट है और जो विक्टिम है, ये जो महिला है, उसका ये मौलिक अधिकार है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का उसको मौलिक अधिकार है। एंड बीइंग ग्रोन अप एडल्ट्स हु आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलेज्ड रिलेशनशिप, तो अपने निजता के अधिकार से वो भली भांति परिचित है और उसके बावजूद अगर वो इस तरह का संबंध इस व्यक्ति से, इस अभियुक्त से कायम करती है, बनाती है, तो दैट्स अप टू हर। तो ये कहकर कोर्ट ने अपने उस पहले फैसले को पूरी तरह से उलट दिया। अब यहाँ से सिचुएशन चेंज होती है। इतना ही नहीं, इसके बाद 2 ऐसे मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास और आए, दिसंबर और जनवरी में। ये मामला नवंबर का था, दिसंबर और जनवरी में 2 मामले कोर्ट के पास आए। वहाँ पे भी कोर्ट ने इंटरफेथ कपुल्स के पक्ष में फैसला सुनाया और पुलिस से यह कहा कि ये 2 व्यक्ति जो 2 धर्मों को मानने वाले हैं और उन्होंने शादी की है, वह कानूनन सही है और पुलिस किसी भी तरह का हैरेसमेंट, उनके खिलाफ कोई सख्ती, कोई कार्रवाई न करे, रादर उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जो पुलिस कंप्लेन, जो एफआईआर लिखी गई थी, कोर्ट ने उस एफआईआर को भी क्वैश कर दिया। ठीक है। सो यहाँ से आप देखिए कि कोर्ट और सरकार अलग अलग चल पड़ी। सरकार फैसला तब आया जब उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं था। जब उत्तर प्रदेश में कानून आया तो कोर्ट दूसरी तरफ चल पड़ी और उसने एफआईआर को क्वैश कर दिया, जो कि एक मुस्लिम मैन के खिलाफ था, एक इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ था। एक ऐसे ही मुकदमे में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा, स्पष्ट तौर पे कह दिया कोर्ट ने कि भैया समझ लो, सुन लो, जान लो, देख लो, तुमने कानून जो बनाना है बना दिए, वो अपनी जगह है, हमारा उसमें कोई से नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो यहाँ से तो एक और विवाद जन्म लेता है, लेकिन वो खैर मेरा विषय नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। कभी देखूंगा अगर चर्चा में आ गया कि ये कानून पे भी सवाल उठ रहा है कि
ये कानून आखिर जैसे बन रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स द्वारा बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली कानून अगर आप समझते हो तो कानून ब्यूरोक्रेट्स फ्रेम करता है, बट देन दैट इज टेबल्ड इन विधानसभा और दैट इज टेबल्ड इन लोकसभा, वेयर इट पासेस थ्रू द स्क्रूटनी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यही प्रोविजन है हमारे यहाँ कानून का। वो जब तक हाउस में डिबेट हो करके बहुमत से पास नहीं हो जाता तब तक वो कानून नहीं बनता। अब सवाल ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, तो ये जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, तो जब कोई कानून प्रपोज किया जा रहा है तो उस पर अगर विचार होगा सदन में तो उसकी जो खामियां हैं या उससे जो तकलीफ होगी जनता को वो हटाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मैं किसी सरकार को दोषी नहीं दे रहा, किसी पार्टी को नहीं दे रहा, मेरे पास एक पूरा डाटा है कि जो हमारा पहला सदन था, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे बंगाल का, चाहे हमारा लोकसभा ले लो, उसकी कितनी सीटिंग हुई और आज कितनी सीटिंग। ये कलकत्ता में 400 प्लस MLA, जब सीटिंग ही 10-20 हो रही है पूरे साल में, तो किसको कितना वक्त मिला उस एक्ट पे बोलने का, किसके पास आया, उसकी कहां से स्क्रूटनी हुई नहीं। तो जब वो कानून, ऐसा कानून जो पूरी तरह से डिस्कस नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेट्स ने बना दिया, जब वो कोर्ट के सामने आता है तो यही हाल होता है। मैं यही बताना चाह रहा था। तो आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और अन्य मुकदमे में, आपने पहले भी देखा, आर्टिकल 25 का हवाला दिया, लंबा चौड़ा कोर्ट किया अपने फैसले में, और एक और मुकदमे में हाई कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा है। वो कह रहा है कि भैया जहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं जो वयस्क हो चुके हैं, जो शादी का एज कर चुके हैं, उनको आप साथ रहने से नहीं रोक सकते। वो चाहे, वो तो यहां तक कह रहा है शादी करें या ना करें, लिव इन रिलेशनशिप इज वेरी लीगल नाउ। कह रहा है आप उनको साथ रहने से नहीं रोक सकते और उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी और को किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई भी अधिकार नहीं। और इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए एक PIL भी फाइल्ड है, जहां पे इसकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो वैधता है, उसको चैलेंज किया गया है। और कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस PIL को स्वीकार किया। इट इज पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर ए डिसीजन, जहां पे सरकार ने यह तर्क दिया कि भाई यह PIL लाई नहीं करता है, यह PIL बनता नहीं है, लेकिन उस सरकार के इस तर्क को हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। और ऐसा ही एक PIL वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन, जहां पे उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक्ट चैलेंज है, लेकिन चारों राज्यों के एक्ट एक PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार कर रहा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या जरूरत है इस PIL को स्वीकार करने की। सरकार की तरफ से यह भी तर्क आया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए इस PIL को एडमिट किया हुआ है। सरकार ने जो एफिडेविट अपने समर्थन में इस PIL में जमा किया, उसमें सरकार ने इस एक्ट की वकालत करी है, इस एक्ट को जरूरी बताया है, इस आधार पर कि अगर यह एक्ट हटा दिया गया या यह एक्ट का
को खारिज किया गया, तो इससे कानून और व्यवस्था का मसला राज्य में उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आप देखिए तर्क, कहाँ रिलीजियस कन्वर्जन, कहाँ इंटरफेथ मैरिज, जो सारा ऑर्डिनेंस का आधार था वहां से शिफ्ट होकर के came into a law and order situation, means तजिया निकाले या न निकाले, दुर्गा जी का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, रामलीला होगी या नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। भीड़ को जुलूस निकालने की इजाजत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का तर्क कितना लचड़ है इस मुकदमे में। ठीक है, और एक तरह से सरकार अपनी फजीहत कराती हुई मेरे समझ से नजर आ रही है कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपके पास दूसरे कानून नहीं है सीआरपीसी आईपीसी में, कि आपको लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लव जिहाद एक्ट लाना पड़ रहा है? तो ये सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है, ठीक है, और यह भी कहा है कि जो संविधान के उस तर्क की बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पीआईएल के सपोर्टर हैं, जहां वो संविधान की बात करते हैं कि संविधान ये इजाजत देता है, वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार यह कहती है इस मुकदमे में कि सामुदायिक इंटरेस्ट, व्यक्ति के इंटरेस्ट से, समाज का इंटरेस्ट, एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज्यादा आवश्यक, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो फ्रॉम देयर इट टेक्स अनदर टर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 बहुत स्पष्ट है, अनेक फैसले हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। संविधान का पहला शब्द ही शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। हम पे जोड़ है, मैं पे जोड़ है, पीपुल ऑफ इंडिया पे जोड़ है। हम संविधान के मूल हैं, हम बेसिक हैं। और यहाँ पे जो तर्क है कि नहीं जी, समुदाय के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को कटेल किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है। मीन्स यू आर प्रोपोगेटिंग इमरजेंसी। इट इज द सेम लॉजिक विच वॉज यूज्ड while propagating emergency. I don't know. Let's wait. कोर्ट इसको किस आलोक में देखता है, क्या कहता है। यहाँ तो हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। No comment on any government, no politics, nothing. I'm just debating the facts. कि सरकार ने अपनी एफिडेविट में यह कहा है कि कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल के राइट से, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बड़ा है। और वो कौन सा इंडिविजुअल का राइट जिससे समुदाय का इंटरेस्ट बड़ा है? वो इंडिविजुअल का वह राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो संवैधानिक राइट जो उसको अपनी मर्जी का अपना लाइफ पार्टनर चुनने की इजाजत देता है। और जो अंतिम तर्क है उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुकदमे में दे रही है, वह यह दे रही है कि बीइंग ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल है, अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहीं पे संविधान सेकुलर होने की भी बात करता है। सो दिस बीइंग ए सेकुलर कंट्री, दिस बीइंग ए सेकुलर स्टेट, it is the duty of the government of the state to protect the citizen from unlawful conversion. राज्य का यह कर्तव्य होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण कि किसी भी तरह के गैर कानूनी धार्मिक धर्म परिवर्तन की इजाजत न दी जाए। I'm clear? So here we stand. In next class we will discuss
how the Supreme Court is reacting to it, what kind of PIL is pending before Supreme Court, because ultimately अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है इस लव जिहाद के कानून में, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए इस PIL में वह मान्य नहीं होगा। अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। तो हम लोग अगली क्लास में सुप्रीम कोर्ट इन चारों कानून को किस नज़र से देखता है, किस परिप्रेक्ष्य में देखता है, और कौन कौन से चीज़ें इस PIL में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड हैं, और जो लोगों ने चैलेंज किया है उनका तर्क क्या है, भारत सरकार का तर्क क्या है, राज्य सरकारों का तर्क क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क है आपके पास, ये मेरा होमवर्क है। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है मैं उस तरफ आपको तैयारी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एक होमवर्क है जहाँ पे योगी वर्सेस केजरीवाल, क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं इस क्लास में इस रहस्य को खोल दूंगा, तो वो रहस्य ये है कि केजरीवाल साहब किस तरह से दिल्ली में योगी जी के इस कानून का काट तैयार कर रहे हैं। So that was the meaning, means what I'm trying to say, how Delhi is reacting to it, being the neighboring state to उत्तर प्रदेश। ठीक है, दैट इज द इशू। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग राजस्थान भी देखेंगे, हम लोग हरियाणा भी देखेंगे, जो आसपास के लगते हुए राज्य हैं जहाँ डिफरेंट राज्य, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। दैट व्हाट आई मेंट वाज योगी वर्सेस केजरीवाल। ठीक है, जो दूसरा होमवर्क है इसमें, जो या मैंने दूसरी बात कही थी, हाउ टू डिफाई। कानून है, आप वकील हैं, आपके पास एक केस आता है, मैं असलम हूँ, मुझे रेणुका से शादी करनी है, आप वकील साहब हैं, मैं आपके पास आता हूँ इलाहाबाद कोर्ट में भागते भूगते बुर्का पहन के छुप छुपा के घर वालों से, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरी शादी करा। तो आप कहते हैं भाई ये शादी तो संभव नहीं है, बिकॉज सी यू हैव टू गिव नोटिस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड देन जांच होगी, पुलिस आएगी। मैं कहता हूँ भाई मेरे तो जिद्दा का फ्लाइट है, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, या मेरे घर वाले तब तक पता लग जाएगा, ये लड़की 60 दिन तक मैं लेके इसको कहाँ भागता रहूँगा, मेरे ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा लिखवा देंगे उसके घर वाले, बिना शादी के अगर मैं उसको लेके भाग रहा हूँ, मैं उसके साथ रह रहा हूँ, किडनैपिंग का भी मुकदमा लिखवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। भैया इतना टाइम नहीं है, कोई शॉर्टकट बताओ। वो शॉर्टकट क्या है? डिफाइंग द लव जिहाद। अब आपको रास्ता ढूंढना है, स्पेशल मैरिज एक्ट में हो नहीं सकते। लव जिहाद के कानून के वो 8-9 फीचर्स फॉलो हो नहीं सकते। आप कैसे शादी कराएंगे एज ए लॉयर? वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी संभव है, और कितने लोग कहते हैं कि मौजूदा कानून, मौजूदा चीज़ों को देखते हुए यह शादी उत्तर प्रदेश में संभव नहीं। प्लीज वोट। पीपल हु सेज यह शादी संभव है, यस लिखें। 12 लोग हैं आप, और जो लोग कह रहे हैं यह शादी मौजूदा कानून के रहते हुए उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है, वह ना लिखें। So that is the practical tip। और ये वाला पोर्शन मैं एडिट करा दूंगा, ये YouTube में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा था कि यहाँ जो लोग आएंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये वाला पोर्शन मैं कौस्तुभ जी से कह के डिलीट करा दूंगा, ये नहीं मिलेगा YouTube में। तो जो लोग कह रहे हैं यस, सौरभ वर्मा, जमशेद रजा जी, ये आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे मुझे अगली क्लास में। मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको ऑन स्क्रीन पे ले लूँगा, आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा। ठीक है, इसमें एक प्रोविज़न है जहाँ इसमें से मैं आप सबको स्क्रीन पे भी ले सकता हूँ, लेकिन एक टाइम में एक ही आदमी बोलेगा।
तो जमशेद रजा जी और अपने ये सौरभ वर्मा जी अगली क्लास में मुझे बताएंगे ये शादी उत्तर प्रदेश में कैसे कराएंगे। और गुंजन मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये शादी संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वो ये बताएंगे कि ये शादी क्यों संभव नहीं है और कैसे संभव नहीं है। तो अभी तक तो यार 3 ही वोट आया और मेरा चैट गायब हो गया है, और ये कोई सज्जन अभी जुड़े हैं 13 नवंबर पे, शायद इनका नेटवर्क इनको सपोर्ट कर भी नहीं रहा है। खैर, आज की यह क्लास यहीं तक, फिर आपसे अगली क्लास में हाउ टू डिफाई लव जिहाद लॉ, टफ जिहाद लॉ, इस पे चर्चा के लिए मैं प्रस्तुत रहूँगा अगले सोमवार को रात 8 बजे हिंदू लॉ लाइव क्लास फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परिवार। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।